आज हम लोग कूलाम के नियम पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं कि आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल को विद्युत बल कहते हैं। जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो विद्युत बल विकर्षण का लगता है, लेकिन जब आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो विद्युत बल आकर्षण का लगता है। इससे हम लोग पहले से परिचित हैं, लेकिन आखिर यह विद्युत बल कितने परिमाण का लगता है इसको बताने के लिए जो नियम आया वो कूलाम साहब की तरफ से आया। कूलाम साहब ने आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल से संबंधित नियम दिया, इसलिए विद्युत बल को कूलाम बल भी कहते हैं। लेकिन कूलाम साहब ने आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का जो नियम दिया वो कुछ शर्त के साथ दिया। उन्होंने जो नियम दिया स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल को लेकर दिया, इसीलिए इस बल को स्थिर विद्युत बल भी कहा जाता है। तो अभी जो हम नियम देंगे आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए, उस बल को हम लोग विद्युत बल अथवा कूलाम बल अथवा स्थिर विद्युत बल से किसी भी एक नाम से पुकार सकते हैं। कूलाम साहब ने जो नियम दिया उसमें उन्होंने कुछ कंडीशन भी लगाया। उनका पहला कंडीशन कि उन्होंने बिंदु आवेशों के लिए नियम दिया। दूसरा उनका कंडीशन था कि उन्होंने स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम दिया। उन्होंने जो नियम दिया है उसको आप गतिशील आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए उस नियम को अप्लाई करेंगे तो आपका थ्योरेटिकल वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू से डिफर कर जाएगा। उनका नियम स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए है। तो दूसरा शर्त था उनका स्थिर आवेशों के बीच तो दोस्तों अब मैं आपको उनके नियम पे बात करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बिंदु आवेश हमने लिया है Q1 और Q2, जो कि दो बिंदुओं A और B पर हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। मैं आपको बताऊं इन दोनों आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगता है वो विद्युत बल चाहे Q1 Q2 पे लगाए चाहे Q2 Q1 पे, दोनों द्वारा एक दूसरे पे लगा बल परिमाण में समान होता है, प्रकृति में विपरीत होता है। बिल्कुल यह क्रिया प्रतिक्रिया बल के पेयर के रूप में होता है। यानी Q1 अगर ज्यादा परिमाण का है, Q2 यदि कम परिमाण का है, तब भी दोनों एक दूसरे पे समान बल लगाते हैं। और वो जो एक दूसरे पे लगा बल है, यानी इन दोनों आवेशों के बीच जो लगा बल है, वो बल Q1 आवेश पर भी निर्भर करता है और Q2 आवेश पर भी। अगर Q1 का परिमाण बढ़ता है तो यह बल भी बढ़ता है, इसी तरह से Q2 के परिमाण बढ़ने से भी बल बढ़ता है। यानी दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल F है वो Q1 का भी समानुपाती होता है, यह बल Q2 का भी समानुपाती होता है, और इसको आप जब कंबाइन करेंगे तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2। यानी कहने का मतलब कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि आप जानते हैं कि विद्युत बल उन दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पे उत्पन्न किया गया एक म्यूचुअल प्रभाव है। यह प्रभाव आप जानते हैं कि कोई भी प्रभाव दूरी बढ़ने से घटता है और दूरी घटने से बढ़ता है। यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी बढ़ेगा तो घटेगा, यानी दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन हम तो ये लॉजिक से बोल रहे हैं, कूलाम साहब ने जब इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया तो बल जो है दूरी का व्युत्क्रमानुपाती ना होकर दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था। और इन्हीं दोनों बातों को कूलाम का नियम कहते हैं। यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही कूलाम का नियम कहलाता है। एक बात और भी कूलाम साहब ने इसमें कहा है कि यह जो कूलाम बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच, यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगेगा। रेखा के दिशा में ही, या तो इनवार्ड लगे या तो आउटवार्ड। रेखा से 30 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री कोण पे नहीं लगेगा। जब भी लगेगा तो दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग, मिलाने वाली रेखा की अनुदिश। तो अब हम इस नियम को, कूलाम के नियम को अब हम गणितीय रूप में व्यक्त करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 R दूरी पर हैं, इनके बीच अगर F बल लग रहा हो तो कूलाम के नियमानुसार F समानुपाती Q1 Q2, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह से F समानुपाती 1/r²। 1/r² कहने का मतलब कि ये व्युत्क्रमानुपाती r², इसको हम लोग सेकेंड मान लेंगे। आप दोनों को जब कंबाइन करेंगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड
सेकेंड। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी के कंबाइनेशन के लॉ से आप जानते हैं ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाकर यहाँ पर इक्वल का साइन देने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो के है के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस के को कूलाम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, स्थिर विद्युत बल नियतांक भी कहा जाता है। इस के का मान इन दोनों आवेशों के बीच के माध्यम के विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। अगर दोनों आवेशों के बीच यदि हवा माध्यम हो तो इस के का मान होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, हवा या निर्वात के लिए। आप जानते हैं, तो अब बताइए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। के की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मैं आपको बताऊं कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम बल का यह सूत्र हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान देना है कि यह सूत्र कब, जब उन दोनों आवेशों के बीच कौन सा माध्यम हो, हवा या निर्वात हो। साथ ही आपने एक चीज और पढ़ा है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। आप देख सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस आर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आ जाएगा तो पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की जगह पे 9 गुने 10 के पावर 9 डालेंगे। देखिए यहाँ पे एक हम स्टार पॉइंट लेंगे, यदि दोनों आवेशों के बीच आप देख सकते हैं यह हवा माध्यम के बीच का बल है। आप जानते हैं हवा माध्यम के लिए विद्युतशीलता का मान सबसे न्यूनतम होता है, अर्थात कि दो आवेशों के बीच लगने वाला ये सबसे महत्तम बल है, इससे अधिक बल नहीं लग सकता है। लेकिन अगर दोनों आवेशों के बीच अगर कोई परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए, परावैद्युत माध्यम कहने का मतलब कि जैसे अगर दोनों आवेशों के बीच रुई डाल दिया जाए, प्लास्टिक, रबर, इस तरह का कागज, कोई भी इस तरह का अगर परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए, तब आप ही बताइए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के जगह पे इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इप्सिलॉन कौन है यहाँ पे, विद्युतशीलता। अगर आप देख सकते हैं कि अगर विद्युतशीलता का मान बढ़ेगा, अगर विद्युतशीलता बढ़ेगा तो कूलाम बल, यहाँ पे आप देख लीजिए, विद्युतशीलता बढ़ेगा तो कूलाम बल क्या होगा, घटेगा। दोस्तों इस वाले इक्वेशन को हम और भी आगे इसका फॉर्म चेंज करेंगे, इसके लिए हम इसको ऊपर लिखने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम F नोट से सूचित कर देते हैं, चूंकि ये कब का फोर्स है, जब दोनों आवेशों के बीच हवा है, और ये चूंकि परावैद्युत जब है तब का फोर्स है, दोनों आवेशों के बीच जब परावैद्युत डालेंगे तब का फोर्स है, तो इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं।
इसको सेकंड बोल देते हैं, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे हम लोग थर्ड बोल देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अप्लाई फर्स्ट बाई थर्ड, फर्स्ट में थर्ड से देखिए हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ बराबर ऊपर में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और नीचे में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1/1 इप्सिलॉन आर, तो ये बराबर में हो जाएगा इप्सिलॉन आर। आप देख सकते हैं एफ नॉट बाई एफ इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर। इस इप्सिलॉन आर को कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको परावैद्युत स्थिरांक भी कहते हैं। आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं एक आपेक्षिक विद्युतशीलता का एक आपको परिभाषा भी यहाँ से मिल रहा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला तब का बल जब दोनों आवेशों के बीच हवा हो, यानी हवा माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और परावैद्युत माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। यह परिभाषा वहां पर दिया हुआ है आपेक्षिक विद्युतशीलता के वीडियो में। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम और भी आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम जानते हैं कि हवा या निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है, लेकिन हवा या निर्वात को छोड़कर किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए, देखिए यहाँ पे हवा या निर्वात को छोड़कर किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए हम जानते हैं कि हवा या निर्वात को छोड़कर किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए इप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होता है। यह चीज आपको परावैद्युत वाले वीडियो में बताया हुआ है। हवा या निर्वात को छोड़कर किसी भी परावैद्युत माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से अधिक होता है, तब जबकि हवा या निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। अब देखिए इप्सिलॉन आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन आर की जगह पे एफ नॉट बाई एफ ग्रेटर देन 1, इसलिए एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ। आप देख सकते हैं एफ नॉट बाई एफ इज ग्रेटर देन 1, इसलिए एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ। एफ नॉट क्या है, बल है। कब का बल, जब दोनों आवेशों के बीच हवा माध्यम हो, और एफ कब का बल है, जब दोनों आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम हो। यानी हवा माध्यम का बल अधिक होता है, परावैद्युत डालते हैं तो बल जो है अधिक होता है कि कम हो जाता है, P उससे कम होता है। यानी दो आवेशों के बीच परावैद्युत डालने से उनके बीच लगने वाला कूलाम बल का मान कम हो जाता है। ये हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। अतः तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिख दिया कि दो आवेशों के बीच अगर हवा हो तो सबसे महत्तम बल लगता है, लेकिन अगर परावैद्युत डाल दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला कूलाम बल हवा माध्यम की अपेक्षा कम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको कूलाम का नियम बताया, लेकिन इस वीडियो को भी और आगे देखिएगा आप, चूंकि मैं कूलाम के नियम से रिलेटेड बहुत सारा टिप्स बताऊंगा और लास्ट में आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे कुछ टिप्स पे बात करेंगे। सबसे पहला टिप्स मैं बताऊँ कि जो हम लोग कूलाम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे कभी भी कूलाम फोर्स निकालने के लिए हम Q1 और Q2 जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज निगेटिव हो, क्योंकि चार्ज के पॉजिटिव अथवा निगेटिव होने से उसके लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही कारण है कि जब हम लोग कूलाम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, जब कभी भी हम लोग कूलाम फोर्स निकालेंगे दो चार्जेस के बीच, तो केवल Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। यही कारण है कि इस फॉर्मूला को हम लोग
F बराबर 1/4πε0 मोड ऑफ Q1 इंटू मोड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर भी लिखते हैं। मोड का मतलब कि आपको वहाँ पे प्लस माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है, केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है। अथवा इसको ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 का मोड बाई आर स्क्वायर। आप बिना मोड दिए हुए ये वाला फॉर्मूला भी अगर लिख रहे हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट रखना है कि आपको चार्ज का वहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज निगेटिव हो। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 2 पे। मैं आपको बताऊं कि दो आवेश के बीच जो कूलाम बल लगता है वो कूलाम बल Q1 के द्वारा Q2 पर लगा बल अथवा Q2 के द्वारा Q1 पर लगा बल परिमाण में समान होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगा बल कूलाम बल एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा के रूप में होता है। क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा कहने का मतलब कि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। आप देख सकते हैं कि जब दोनों आवेशों के बीच आकर्षण का बल लग रहा हो तो जो Q2 पे Q1 बल लगाता है उस बल को हम लोग बोलते हैं F21, और जो Q1 पे Q2 बल लगाता है उस बल को कहा जाता है F12। उसी तरह से जब विकर्षण बल लग रहा हो तो आप देख सकते हैं Q2 पे Q1 जो बल लगाएगा F21 और यहाँ पे Q1 पे Q2 जो लगाएगा F12। आप देख सकते हैं दोनों केसेज में चाहे आकर्षण लग रहा हो तब चाहे विकर्षण लग रहा हो तब दोनों स्थितियों में बल जो है विपरीत दिशाओं में है, लेकिन यह बल यानी दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगा बल परिमाण में समान होता है। आप देख सकते हैं समान परिमाण के कारण इन दोनों बल को हम लोग सीधे F लिख कर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखते हैं, जहाँ पे F12 जो है Q1 पे Q2 द्वारा लगा बल है और F21 जो है Q2 पे Q1 द्वारा लगा बल है। लेकिन आप दोनों स्थितियों में देख सकते हैं चाहे आकर्षण की स्थिति हो चाहे विकर्षण की स्थिति, यह दोनों बल Q1 द्वारा Q2 पे अथवा Q2 द्वारा Q1 पे यह दोनों बल परिमाण में तो भले समान है लेकिन दिशा में विपरीत है। यही कारण है कि इस दोनों बल को हम लोग बराबर जरूर लिखते हैं जब केवल परिमाण के रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में लिखने का मतलब कि आपने परिमाण के साथ जब दिशा भी मिलाकर लिखेंगे तो वैसी स्थिति में ये दोनों बल परिमाण में तो बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन, दो आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगा बल परिमाण में बराबर होता है और प्रकृति में विपरीत होता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 3 पे। मैं आपको बताऊं कि कूलाम बल अथवा कूलाम का नियम जो है बिंदु आवेशों के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं अगर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं तो आप यहाँ पे आसानी से कूलाम बल इनके बीच का निकाल सकते हैं। अगर इनके बीच हवा माध्यम हो तो Q1 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन आप देख सकते हैं यदि आवेश का वितरण किसी अनियमित आकार के वस्तु पे हो, जैसे यहाँ पे आवेश Q1 हो और यहाँ पे आवेश Q2 हो, अब बताइए कहाँ से आप दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ दूरी मापेंगे इनके बीच या यहाँ से यहाँ दूरी मापेंगे, या इनके बीच का दूरी निर्धारित करना आपके लिए संभव नहीं होगा। और इस Q1 Q2 आवेश का सेंटर कहाँ पे होगा, आवेश का केंद्र कहाँ पे होगा, यह भी आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कूलाम बल लगाकर इनके बीच का बल निर्धारित करना संभव नहीं होगा। लेकिन आवेश किसी सिमेट्रिक वस्तु पे वितरित हो, सिमेट्रिक यानी सममितीय आकार के वस्तु पे, तो वैसी स्थिति में उस पूरे आवेश के वितरण के लिए हम उस पूरे आवेश को एक बिंदु पर केंद्रित मान सकते हैं। और ऐसा केवल गोलीय आवेशित वस्तुओं के लिए होता है। अगर किसी गोलीय आवेशित वस्तु पर आवेश दिया हुआ हो, जैसे आप देख सकते हैं इस गोला पे Q1 आवेश है और इस गोला पे Q2 आवेश है, तो यहाँ पे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इस पूरे Q1 आवेश को इसके आप केंद्र पे केंद्रित मान लेंगे और इसके Q2 आवेश को यहाँ पे केंद्र पे B पे, और A और B पे जब आप Q1 Q2 को केंद्रित मान लेंगे तो यहाँ पे आसानी से आप कूलाम बल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड कंक्लूजन भी लिखा है कि केवल गोलीय आवेशित वस्तु का ही कुल आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित होता है, बाकी दूसरे किसी आकार वाले वस्तु के पूरे आवेश को आप किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं मान सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे टिप नंबर 4 पे। आप जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच कूलाम बल तो आप आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आवेश का वितरण बिंदु ना होकर एक सतत रेखीय वितरण हो, कंटिन्यूअस लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं एक स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दो बिंदु आवेश है, इनके बीच कूलाम बल आप आसानी से निकाल सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन फिर देखिए एक नया स्थिति में ले रहा हूँ, यह स्मॉल क्यू तो बिंदु आवेश के रूप में है, लेकिन कैपिटल क्यू जो है बिंदु आवेश न होकर इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी रैखिक आवेश वितरण के रूप में है, सतत आवेश वितरण के रूप में। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे दोनों आवेशों के बीच बल निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा।
अब टुकड़ा छोटा सा है तो इस छोटे से टुकड़ा के आवेश को हम लोग टोटल क्यू ना मानकर डी क्यू मानेंगे, और इस स्मॉल एलिमेंट अल्प अवयव के आवेश को हम लोग बिंदु की तरह मान लेंगे, जिसके कारण इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ आर होगी। अब आप यहाँ पे कूलाम का नियम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बल निकलेगा वो पूरे आवेश क्यू के साथ नहीं बल्कि अल्प आवेश डी क्यू के साथ, इसलिए इस बल को हम लोग एफ ना बोलकर डी एफ बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 क्यू इंटू डी क्यू, देखिए बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम इंटीग्रल के अकॉर्डिंग लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे, और जिससे दोनों आवेशों के बीच लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात कर लेंगे, जो कि आगे हम आपको न्यूमेरिकल में बताएंगे भी। दोस्तों अब हम बात करेंगे टिप नंबर 5 पे। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु साम्यावस्था में होती है तो उस पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है, नेट फोर्स 0 होता है। लेकिन अगर आवेशित कण साम्यावस्था में हो तो वैसी स्थिति में प्रत्येक आवेशित कण पर लगने वाला नेट कूलाम फोर्स 0 होता है, यानी कुल कूलाम बल शून्य के बराबर होता है। और इसको लेकर अर्नशाउ का एक सिद्धांत भी है जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। यदि कोई आवेशित कण केवल कूलाम बल के कारण साम्यावस्था में हो तो उसकी साम्यावस्था अस्थायी नहीं हो सकती है। अब अस्थायी साम्यावस्था क्या है, इसको देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा है। देखिए ये जो पेंडुलम का जो बीच का जो पोजीशन है इसको कहा जाता है मीन पोजीशन, या इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है, साम्य स्थिति भी कहा जाता है। अब इस पेंडुलम को किसी एक साइड ले जाके आप रिलीज कर दीजिए। आप जब ही इसको छोड़ेंगे किसी एक साइड ले जाकर तो फिर ये वापस अपने साम्य अवस्था की ओर, साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लौटेगा, और ऐसे साम्य अवस्था को कहा जाता है अस्थायी साम्य अवस्था। लेकिन अगर कोई आवेशित कण साम्यावस्था में है, कूलाम उस पर अनेक आवेशों के कारण कूलाम बल लग रहा हो, जिसके कारण कोई आवेशित कण अगर साम्यावस्था में है, यानी उस पर नेट कूलाम फोर्स 0 है, वैसी स्थिति में उस आवेशित कण को अगर आप उसके पोजीशन से कहीं भी डिस्प्लेस करेंगे और फिर रिलीज करेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे डिस्प्लेस करने के बाद, तो पुनः वो अपने पहले वाली स्थिति पर लौट के नहीं आएगा, यानी उसकी साम्यावस्था अस्थायी न होकर अस्थायी होती है। इसीलिए देखिए नियम क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई आवेशित कण केवल कूलाम बल के कारण, केवल कूलाम बल यानी कोई दूसरे नेचर का बल नहीं होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, इस तरह का कोई भी अन्य प्रकार का बल नहीं, केवल अगर विद्युत बल अथवा कूलाम बल के अधीन अगर वो आवेशित कण साम्यावस्था में है तो उसकी साम्यावस्था अस्थायी नहीं होगी। अस्थायी नहीं कहने का मतलब अस्थायी होगी। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप नंबर 6 पे। मैं आपको बताऊं कि अगर दो आवेशित कण है, देख लीजिए Q1 और यहाँ पे Q2, और इन दोनों आवेशित कणों के बीच 20 न्यूटन का कूलाम बल लग रहा है। अगर इन आवेशित कणों के बगल में हम कोई दूसरा आवेशित कण यहाँ पे Q3 ले लेते हैं, अगर कोई अन्य आवेशित कण Q4 ले लेते हैं, कोई अन्य आवेशित कण Q5 लेते हैं, कोई अन्य आवेशित कण Q6 लेते हैं, तो इन दोनों आवेशित कणों के बीच लगने वाला जो बल है वह बल इन पड़ोस में, इनके अगल बगल में उपस्थित अन्य आवेशों का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसके बगल में Q3 आ गया, Q4 आ गया, Q5 आ गया, Q6 आ गया, तब भी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल 20 न्यूटन ही होगा। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल अन्य आवेशों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए यहाँ पे उसका कंक्लूजन हमने लिख दिया है कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल अगल बगल में, आस पड़ोस में उपस्थित अन्य आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। पहले से अगर दो आवेशों के बीच 20 न्यूटन कूलाम बल है तो कोई अन्य आवेश भी आसपास में आ जाएगा, तब भी वो बल उतना ही रहेगा। तो दोस्तों आज टिप्स में इतना ही। दोस्तों अब हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल हम बताएं कि हवा माध्यम में दो बिंदु आवेश हैं जिनके बीच लगने वाला कूलाम बल 80 न्यूटन है। यदि उन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला कूलाम बल 16 न्यूटन हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग विजुअलाइज करेंगे। क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट में है उसको हम इमेज में प्रस्तुत करेंगे। देखिए Q1 Q2 दो आवेश है, एयर मीडियम में। एयर मीडियम में जो बल लगता है उसको F0 बोलते हैं। इनके बीच 80 न्यूटन का बल लग रहा है। उसी तरह से कहता है कि यदि इन दोनों आवेशों के बीच, वही दो आवेश हैं उतनी ही दूरी पे हैं, इनके बीच अगर कोई परावैद्युत रख दिया जाए, दोनों आवेशों के बीच अगर कोई परावैद्युत रख दिया जाता है तब इनके बीच जो बल हो जाता है वो 16 न्यूटन। तो हमसे बोला गया है कि माध्यम की विद्युतशीलता इप्साइलन ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कूलाम के नियम में कि इप्साइलन R बराबर होता है F0 बटा F। तो बताइए F0 इज इक्वल टू 80 न्यूटन है और यहाँ पे F इज इक्वल टू 16 न्यूटन है, तो इप्साइलन R इज इक्वल टू हो जाएगा 5।
अब इप्साइलन आर बराबर हम लोग जानते हैं होता है इप्साइलन बाई इप्साइलन नॉट, तो बराबर हो जाएगा 5, इसलिए इप्साइलन बराबर हो जाएगा 5 इंटू इप्साइलन नॉट। और उसके बाद यहाँ पर 5 इंटू इप्साइलन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। तो ये मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो आएगा 44.25 इंटू 10⁻⁻12 फैराड मीटर। इसी तरह से यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यदि दो समान आवेशों के बीच की दूरी तथा उनमें से प्रत्येक आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दो समान आवेश है, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो समान आवेश है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है और इनके बीच की दूरी R है, तो बल देखिए कितना लगेगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट Q गुने Q बाई R स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्साइलन नॉट, यहाँ पे Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको F1 बोल देते हैं। अब कहता है कि बीच का दूरी दुगुना कर दिया जाए, तो देखिए एक आवेश यहाँ पे Q है, यहाँ पे आवेश Q है, बीच का दूरी दुगुना, साथ में कहता है दोनों आवेश को भी दुगुना कर दिया जाए। तो अब बताइए बल F2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट 2Q इंटू 2Q, दूरी का स्क्वायर यानी 2R इंटू 2R। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे F2 इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई इप्साइलन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। यहाँ पे सेकेंड, आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को देख सकते हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में भी वही वैल्यू है जो कि सेकेंड में है, यानी आवेश प्रत्येक आवेश को तथा बीच की दूरी को दुगुना करने से कूलाम बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल समान रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः कूलाम बल अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।